ABC Limited exported certain goods last year. ABC ने एक्सपोर्ट करे कुछ गुड्स लास्ट ईयर, बायर ने सेंड करे हैं दोज गुड्स सिंस द सेम वर अंडर वारंटी। वो गुड्स खराब हो गए थोड़े से, तो इसने कहा भाई रिपेयर करके दो बायर ने। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड टू अवेल एग्जेम्पशन ऑफ गुड्स री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स। तो ये रिपेयर्स गुड्स इम्पोर्टेड का सीन है। इसमें सेक्शन 20 लगता है, तो सेक्शन 20 एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन 20 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर गुड्स हम वापस से इम्पोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसे रिपेयर कर सके और वापस से री एक्सपोर्ट कर सके, तो हम एक एग्जेम्पशन ले सकते हैं, हमें वापस से इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन ये है कि भाई रीइंपोर्टेशन आप रिपेयर के लिए कर रहे हो, अपने केस में रिपेयर के लिए हो रहा है, ठीक है। टाइम लिमिट 3 ईयर है। देखो वैसे तो इसने गुड्स एक्सपोर्ट करे थे लास्ट ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भाई 50 साल बाद रिपेयर के लिए वापस से मंगवा रहे हो। आपको लिमिट दे रखी है टाइम 3 साल के लिए, और नेपाल के लिए 10 साल दे रखी है। गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स। गुड्स री एक्सपोर्ट होना चाहिए आफ्टर रिपेयर्स। ऐसा नहीं है भाई अपने पास रख लिया आपने रिपेयर करके। टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट इज 6 मंथ्स। अभी जो रिपेयर किया आपने 6 मंथ के अंदर वापस दे देना चाहिए। ये लिमिट 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और लास्ट है एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अंडरटेकिंग। आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी एक बॉन्ड अंडरटेकिंग, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आप एक्सपोर्ट करोगे आफ्टर सच रिपेयर्स, और अगर आपने नहीं करा तो आप उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे, क्योंकि भाई हमने आपकी इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम कर रखी है। ठीक है, अब पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें सही है। एबीसी एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर, यस बिल्कुल इट इज करेक्ट। इन केस गुड्स आर नॉट रिपेयर्ड न्यू गुड्स आर टू बी सेंड, नहीं भाई नहीं। अगर आप नए गुड्स बेच रहे हो तो भाई फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो नए गुड्स का, उस पर आपको अलग से कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। दिस विल नॉट बी कमिंग हियर। तो इसमें हमारा देखो पॉइंट कौन कौन सा काम करेगा। पहला पॉइंट हमारा सही है, दूसरा पॉइंट हमारा सही है, तीसरा हमारा पॉइंट गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है? डी पे। हमारा आंसर है डी। XYZ sent certain goods for abroad for repairs. XYZ has been advised by their consultant that they have to pay custom duty only on fair cost of repairs, cost of material used in repairs, freight and insurance charges both ways on re-import of exported goods under notification 45 provided they fulfill following condition। तो देखो ये है ना नोटिफिकेशन नंबर 45, ये एग्जैक्टली सेक्शन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है। एक बार वापस से रेफर कर लेना। और इस केस में पता है क्या है, लाइन में चीज नहीं करी गई है, सब कुछ एज इट इज ही लिखा हुआ है। तो अपना आंसर रहेगा, देखो इसमें देखो द रीइंपोर्टेशन इज डन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट और इफ टाइम इज एक्सटेंडेड विद इन 5 years। ये वाला पॉइंट सही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स सेम होने चाहिए, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट सही है। और ओनरशिप चेंज नहीं कर सकते। ये तीनों पॉइंट एग्जैक्टली सेम लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं सेक्शन नंबर 20 के अंदर। तो एक बार वापस से अगर आपको रेफर करना हो तो वापस से रेफर कर लेना बुक पे। आंसर हमारा होगा ए। Which of the following statement is correct in relation to value of imported goods determined under Rule 4 of Custom Act? Determination of value of goods, that is transaction value of identical goods। देखो transaction value of identical goods में क्या लेते हैं अपन, सेम कमर्शियल लेवल लेते हैं, ठीक है, और सेम क्वांटिटी लेवल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना ध्यान से कि ना कौन से पॉइंट पे लिखा हुआ है कि सेम लेवल लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है ट्रांजेक्शन वैल्यू एट एनी कमर्शियल, ये गलत है। ठीक है, एट सेम कमर्शियल लेवल इन एनी क्वांटिटी, ये भी गलत है। ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स एट सेम कमर्शियल लेवल, ये ठीक है, एंड सब्सटेंशियली द सेम क्वांटिटी, ठीक है, सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी और सेम कमर्शियल लेवल, ये वाला पॉइंट सही है। और ये वाला पॉइंट वैसे तो सही है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स सेल एट एनी कमर्शियल लेवल, फिर ये एनी आ गया और एनी क्वांटिटी ये नहीं अलाउड है। तो ठीक है, हम लेते हैं जब भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू आइडेंटिकल गुड्स की डिटरमाइन करेंगे तो भाई सेम सेम सी चीजें रहनी चाहिए ना। तो सेम लेवल पे बात करो तो सही भी है। कोई 1 करोड़ वाली बिजनेस की कंपनी को अगर हम 100 करोड़ वाली बिजनेस कंपनी से मेजर करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो वी हैव टू मेक श्योर कि भाई सेम कमर्शियल लेवल प्लस सेम। Which of the following duties are excluded while computing social welfare surcharge? देखो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता किस पे है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज अपना लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा बाकी सब पे किसी पे नहीं लगता। तो अपन क्या देखेंगे, सेफ गार्ड ड्यूटी पे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे लगेगा? नहीं लगेगा। सीवीडी पे नहीं लगता। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ उस खुद पे टैक्स लग रहा है, वाह भाई वाह। एंटी डंपिंग ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, तो इन सब पे नहीं लगेगा, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, किसी पे भी नहीं। सेफगार्ड ड्यूटी कैनॉट बी इम्पोज्ड इफ, देखो सेफगार्ड ड्यूटी की एक एग्जेम्पशन है 3% और 9%। ठीक है, 3% उस सिंगल कंट्री से ज्यादा नहीं इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और 9% टोटल सबको मिला के उस आर्टिकल का इंपोर्ट नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो ये वाला पॉइंट है हमारा आंसर सी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट गलत है। 5% तो था ही नहीं, 3% आधा गलत आते, आधा सही है आधा गलत है। आर्टिकल इंपोर्टेड ये कुछ नहीं है भाई, ये वाला पॉइंट है, ये एग्जैक्ट लाइन टू लाइन। Which of the following privileges are granted to the status holder as per foreign trade policy 2015 to 2020? ठीक है, authorization and custom clearance for both import and export may be granted on self declaration basis, ये वाला पॉइंट सही है। टू स्टार्ट एक्सपोर्ट हाउसेज इन अबोव आर परमिटेड टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउस, ये तो पॉइंट सबको पता है, याद हो जाना चाहिए कि 2 स्टार्ट और अबोव से सबको मिल जाएगा एक्सपोर्ट वेयर हाउस। ठीक है, आईओ नॉर्म्स में भी फिक्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस विद इन 7 days, देखो ये वाला पॉइंट गलत है, यहाँ पे 60 days होता है, 60 days। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी स्कीम्स अंडर एफटीपी, ये वाला पॉइंट सही है। तो अपना एक थर्ड वाला पॉइंट गलत है। ठीक है,
थर्ड वाले पॉइंट के अंदर 7 डेज ले रखा है, आईओ नॉर्म्स में टाइम लगता है 60 डेज के आसपास का टाइम लगता है, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड वाला आईओ नॉर्म्स वाला गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर countervailing duty under section 9 of Custom Tariff Act 1975 shall not be levied unless determined that, देखो countervailing duty कब लगती है, countervailing duty तब लगती है जब वहां की कंट्री सब्सिडी दे रही है, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अब अगर वहां की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे भाई। तुम ऐसे थोड़ी है कि भाई तुम वहां से सस्ता कर करके यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज है सब्सिडी रिलेट टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन एक्सपोर्ट आर्टिकल। तो अगर भाई तुम अपनी कंट्री में डोमेस्टिक गुड्स पे सब्सिडी मिल रही है और ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन एक्सपोर्ट आर्टिकल, मतलब इंपोर्टेड गुड्स की जगह तुम डोमेस्टिक गुड्स को यूज करोगे एक्सपोर्टेड आर्टिकल में, ये वाली भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सब्सिडी इज कन्फर्ड ऑन ऑल पर्सन, देखो अगर किसी कंट्री के अंदर सब्सिडी मिल रही है हर पर्टिकुलर गुड्स पे, चाहे एक्सपोर्ट करो चाहे नहीं करो, तो फिर भाई फिर तो वो सब्सिडी किसी बात की हुई, तो उस पे तो हम कुछ काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। मतलब चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, तो हमारा आंसर होगा डी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये वाली सब्सिडी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये सब पे अप्लाई हो रही है, तो फिर किस बात की सब्सिडी, इस पे हम सीवीडी लगा के क्यों बर्बादी करें, लड़ाई हो जाएगी हमारी दूसरी कंट्री से। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, यार ये वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, इसका तो फॉर्मूला रट ही लो। देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी को मैं बोलता हूँ माए, ठीक है, और माए है ना लोअर रेट पे आया, तो देखो भाई इस पॉइंट का तो आंसर यही सॉल्व हो गया, माए एम और आए और जो भी लोअर है, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। अब एक चीज है ना, वैसी एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ, मार्जिन, मार्जिन का मतलब है एक्सपोर्ट और नॉर्मल, ये रट लेना भाई, एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। इंजरी का मतलब है फेयर सेलिंग प्राइस और लैंडेड वैल्यू, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब है एक्सपोर्ट और नॉर्मल के बीच में मार्जिन आ रहा है, और इंजरी का मतलब है फेयर सेलिंग प्राइस और जो तुमने लैंड कराई उसके बीच में, मतलब ऐसे याद रख लो यार, लैंड करते समय इंजरी हो गई और फेयर सेलिंग प्राइस, बस ये याद रख लेना भाई, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आएगा। Which of the following statement is valid? Imposition of CVD, an anti-dumping duty on an article to compensate for the same situation of dumping. नहीं, देखो भाई सीवीडी लगता है जब वहां पे सब्सिडी मिल रही हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है जब आप डंप कर रहे हो, ठीक है, वही 3% और 9% वाला, उससे ज्यादा आर्टिकल डंप कर रहे हो शायद, और उसके बाद है आर्टिकल टू कंपनसेट फॉर द सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग। नहीं नहीं भाई, अलग अलग है, सब्सिडी के रेट में अलग है, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। दूसरा है imposition of countervailing duty on an article for the reason that same is exempt from duty borne by a like article when meant for consumption in country of origin. Imposition countervailing duty on an article for the reason that same is exempt from duty borne by a like article when meant for consumption. नहीं भाई, countervailing duty तो सब्सिडी के केस में लगता है, ये क्या पता नहीं क्या बोल रहा है, same is exempt from duty borne by like article, मजा नहीं आया लाइन पढ़ के। Imposition of anti-dumping duty on article imported from a member country on determination that import of such article materially retards the establishment of any industry in India. हाँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि भाई कोई आर्टिकल इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और वो मटेरियली रिटार्ड कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री इन इंडिया, बिल्कुल ये वाला पॉइंट सही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगाते ही तब है जब हमें कंट्रोल करना होता है किसी भी गुड्स की एक्सेस को, इस क्वांटिटी से ज्यादा नहीं आ सकती, तो आंसर है ओनली थर्ड। SWS इज पेबल ऑन बेसिक, यार ये अभी मैंने बताया तो था, SWS सिर्फ बेसिक पे लगता है, ठीक है, उसके अलावा किसी पे नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर होगा ए।